बेलापुर नाम के गांव में हरीश अपनी पत्नी कावेरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी बेटी रिया 7 साल की थी और बेटा मोनू 5 साल का था। हरीश का गांव में अपना एक गोभी का खेत था। वो अपने खेत में उगी गोभी की फसल बाजार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाता था। उसी से उसके परिवार की 2 वक्त की रोटी का खर्चा निकलता था। इस बार खेत में फसल बहुत अच्छी हुई है। अगले हफ्ते तक गोभी बिल्कुल अच्छी तरह पक जाएगी तो इन्हें बाजार में अच्छे दाम पर बेच दूंगा। इस बार की कमाई से मैं जमींदार साहब के पैसे भी चुका दूंगा। पापा, इस बार आप मेरे लिए खिलौने वाली गाड़ी भी लेकर आना। आपने पिछले महीने कहा था कि आप अगले महीने मेरे लिए खिलौने वाली गाड़ी लेकर आओगे। हाँ पिताजी, और इस बार आप मेरे लिए नई फ्रॉक भी लेकर आना। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन पहले फसल तो बिक जाने दो। हरीश बड़ी ही बेसब्री से गोभी के फसल के पकने का इंतजार कर रहा था ताकि वो जल्दी से उसकी कटाई करके उसे बाजार में अच्छे दाम पर बेच सके। लेकिन कभी कभी हमारे साथ वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। वैसा ही कुछ हरीश के साथ भी हुआ। गोभी की कटाई करने से एक रात पहले ही बहुत जोर की बारिश आ गई। हे भगवान, अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो सुबह तक मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतनी मेहनत से मैंने इस बार ये गोभी लगाई थी। अगर मैं इस फसल को बेचकर पैसे नहीं कमा पाया तो जमींदार साहब मेरे खेत को हड़प लेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप परेशान मत होइए जी, शायद थोड़ी देर में ये बारिश रुक जाएगी। आप शांति से बैठकर खाना खा लीजिए। बारिश की वजह से हरीश अपनी फसल के लिए बहुत चिंतित था, इसलिए खाने का एक भी निवाला उसके गले से भी नहीं उतर रहा था। पूरी रात जोरदार बारिश होती रही। अगले दिन हरीश ने जब अपने खेत में जाकर देखा तो उसकी गोभी की पूरी फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अपनी फसल को बर्बाद हुआ देखकर हरीश की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी इतनी महीनों की मेहनत बेकार हो गई। कैसे पैसे कमाऊंगा? कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा? मत रोइए जी, जो होना था वो हो गया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले साल से हमें इस खेत में नुकसान ही हो रहा है। इससे अच्छा होता कि आप शहर जाकर कुछ और काम ढूंढ लेते। शहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं है कावेरी। यहाँ जो चीज सस्ते दाम में मिल जाती है वही चीज शहर में इतनी महंगी मिलती है। वहाँ का रहन सहन खान पान बहुत महंगा है। हम जैसे गरीब लोग शहर में नहीं रह सकते। दोनों पति पत्नी परेशान होकर अपने घर पर आते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद जमींदार साहब का आदमी उनके घर पर पैसे मांगने आ जाता है। भैया, मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दो। मैं कुछ दिनों में ही जमींदार साहब के पूरे पैसे चुका दूंगा। देख हरीश, तू भी अच्छी तरह जानता है कि तू किसी भी हालत में जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका सकता। तेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगली फसल उगाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है तो तू किस तरह जमींदार साहब के पैसे चुकाएगा है? अच्छा होगा तू आराम से अपना खेत जमींदार साहब के नाम कर दे, वरना तेरा खेत अपने नाम करवाने के उन्हें और भी तरीके पता है। थोड़ा तो रहम खाओ भैया। तुम तो जानते हो मेरे पास इस खेत के अलावा कमाई का कोई और साधन नहीं है। ये खेत जमींदार साहब ले लेंगे तो मैं काम क्या करूंगा? कैसे अपने बच्चों को पालूंगा? वो सब सोचना मेरा काम नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। शाम तक ये खेत जमींदार साहब के नाम पर हो जाना चाहिए। नहीं भैया, ये खेत तो हम जमींदार साहब को नहीं दे सकते। बाकी रही पैसों की बात तो वो कल हम जमींदार साहब को दे देंगे। आप हमें एक दिन की मोहलत तो दे ही सकते हो ना? हरीश की पत्नी कावेरी के कहने पर जमींदार का आदमी उन्हें एक दिन की मोहलत दे देता है। उसके जाने के बाद हरीश कावेरी से पूछता है, ये तुमने क्या किया कावेरी? तुम्हें पता है ना, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो फिर हम कल तक जमींदार साहब के पैसे कैसे चुकाएंगे? तुमने क्या सोचकर राजू से ये बात कही? आप मेरे गहनों को बेच दीजिए। घर की अलमारी में रखे रखे वो मेरे किसी काम के नहीं आएंगे। इससे अच्छा है कि उन्हें बेचकर हम अपने खेत को बचा ले। कावेरी की बात मानकर हरीश उसके गहनों को सुनार के पास बेच देता है।
जिनसे वो जमींदार साहब के पैसे चुका देता है। बचे हुए पैसों से वो फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करता है, लेकिन उसे अपनी ज़मीन पर खेती करते हुए देखकर उसका एक पड़ोसी मंगलू अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। पिछली 2 बार से इसकी फसल खराब हो रही है, उसके बाद भी अपनी जमीन पर खेती कर रहा है। इस बार फसल बर्बाद होने के बाद तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अपनी जमीन पर खेती कर सकूं। तो फिर इसके पास इतना पैसा कहां से आया कि 2 बार फसल बर्बाद होने के बाद भी ये अपने खेत में तीसरी बार फसल के बीज बो रहा है। जब मैं अपने खेत में फसल नहीं उगा सकता तो मैं इसे भी खेत में फसल उगाने नहीं दूंगा। इसी की वजह से बाजार में मेरा काम ठप हुआ था। ये इतनी सस्ते में सब्जियां बेचता था कि कोई मेरे पास सब्जी खरीदने आता ही नहीं था। इसके लिए तो इसको भुगतान करना ही पड़ेगा। मंगलू हरीश से इतना जलता था कि 2 बार उसकी फसल खराब होने के बावजूद भी वो तीसरी बार उसकी फसल खराब करना चाहता था। इस बार जब हरीश की फसल पककर तैयार होने वाली थी तो मंगलू ने उसके खेत में खराब दवाइयां मिला दी, जिससे उसकी फसल फिर से पूरी तरह बर्बाद हो गई। तीसरी बार अपने खेत की ऐसी हालत देखकर हरीश की दोबारा खेत में कुछ उगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब मैं इस खेत से और नुकसान नहीं उठा सकता। मैं कल ही शहर जाकर कोई काम ढूंढूंगा, वरना हम लोग 2 वक्त के खाने को भी मोहताज हो जाएंगे। ठीक कहते हो जी, पता नहीं हमारे खेत को किसकी नजर लग गई है। हरीश अगले ही दिन शहर में काम ढूंढने जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसे शहर में कोई भी काम नहीं मिलता। वो शहर से वापस लौट ही रहा होता है कि तभी उसे खेत के किनारे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास खाना है तो थोड़ा खाना मुझे भी दे दो, तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। नहीं माँ जी, मेरे पास खाना तो नहीं है, बस जेब में 20 रुपए पड़े हैं, लेकिन इन पैसों से तो मुझे अपने गांव वापस जाना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हारा घर पहुंचना भी जरूरी है। हरीश के जेब में शहर से गांव आने के लिए सिर्फ 20 रुपए ही थे, लेकिन उसे उस बूढ़ी काकी को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने उन पैसों से बूढ़ी काकी के लिए खाना खरीद लिया। ये लीजिए काकी, मैं आपके लिए खाना ले आया, आप इसे खा लीजिए। लेकिन बेटा, ये पैसे तो तुम्हें गांव जाने के लिए चाहिए थे ना। तुमने इन पैसों से मेरे लिए खाना खरीद लिया, अब तुम अपने घर वापस कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं पैदल चलकर घर चला जाऊंगा। हाँ, घर पहुंचने में सुबह जरूर हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं इस तरह आपको यहाँ पर भूखी छोड़कर चला गया तो मेरे मन को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती। हरीश के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। उसे इस तरह देखकर हरीश बुरी तरह घबरा जाता है। तुम मुझे देखकर इस तरह घबराओ मत, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज के समय में तुम जैसे लोग बहुत ही कम हैं। तुम्हारी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपने बारे में न सोचकर उन पैसों से मुझे खाना खिलाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। जब तुम यहाँ से गुजर रहे थे तभी मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारी परेशानी को भांप लिया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गोभी का खेत बर्बाद हो गया है, लेकिन उसे किसी ने जानबूझकर बर्बाद किया है। क्या? लेकिन ऐसा किसने किया? मैं तुम्हें उसका नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन ये तुम्हारे किसी पड़ोसी ने नहीं किया है और वो फिर से ऐसा करने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार वो तुम्हारे खेत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये लो, ये जादुई फूलगोभी के बीज है। तुम इन बीजों को अपने खेत में बो देना। इन बीजों से उगने वाली फूलगोभी की फसल कभी खराब नहीं होगी और ना ही ये फसल कभी खत्म होगी। इसलिए तुम अपनी पूरी जिंदगी अपने खेत में उगी फूलगोभी की फसल को आराम से बेच सकते हो। बस तुम हमेशा इसी तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। मैं तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगी। परी के कहने पर हरीश जादुई फूलगोभी के बीजों को अपने खेत में उगा देता है।
अगले दिन जब वो अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी फसल फूलगोभी की हरी भरी फसल की तरह लहरा रही थी। अरे, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कल तक मेरा जो खेत बिल्कुल बंजर पड़ा था, आज उस खेत में इतनी हरी भरी गोभी की फसल उग गई है। परी, तुम जहां भी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज कितने समय के बाद मेरा खेत फिर से हरा भरा हो गया। हरीश अपने खेत को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके लहराते खेत को देखकर उसका पड़ोसी मंगलू अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। अरे, ये चमत्कार कैसा है? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इसके खेत को बर्बाद कर दिया था, तो फिर इसके खेत में इतनी हरी भरी फसल कहाँ से उगाई? जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मैं इसके गड़बड़ को ज्यादा समय तक टिकने नहीं दूंगा। ये अपने हरे भरे खेत को देखकर बहुत खुश हो रहा है ना, मैं इसकी खुशी को इसके रोने में बदल दूंगा। इसके पूरे खेत को फिर से बर्बाद कर दूंगा। हरीश से जलकर मंगलू उस रात सबके सोने के बाद उसके खेत में वही दवाइयाँ छिड़कने जाता है, लेकिन इस बार वो जैसे ही दवाइयाँ छिड़कने लगता है तभी उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। इस बार तो हमने तुम्हें ये बिजली का झटका देकर छोड़ दिया, लेकिन अगर अगली बार तुम हरीश के खेत में किसी गलत इरादे से आए तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अच्छा होगा कि इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जादुई फूलगोभी की आवाज सुनकर मंगलू बुरी तरह डरकर वहां से भाग जाता है। उस दिन के बाद वो फिर कभी हरीश के खेत के आसपास आने की हिम्मत भी नहीं करता। हरीश अपने खेत में उगी जादुई फूलगोभी को बाजार में बेचकर अब खूब अच्छे पैसे कमाने लगता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है। गांव रामपुर में एक बड़ा हवेली जैसा घर था। उस घर में सास गंगा देवी और उसकी बहू सीता रहती थी। गांव के बीचों बीच बड़ा सा बगीचा था जिसमें सास और बहू दोनों की अलग अलग क्यारियां थी। सास गंगा देवी को काले बैंगन उगाने का बहुत शौक था, वहीं बहू सीता ने अपनी क्यारी में लाल रंग के अनोखे बैंगन लगाए थे। गांव वाले अक्सर कहते, अरे भाई, बैंगन तो बैंगन, अब ये लाल और काले कहाँ से आ गए? लेकिन किसी को नहीं पता था कि दोनों बैंगन जादुई है। एक सुबह सास गंगा देवी गुस्से से बोली, सीता देख, मेरे काले बैंगन सबसे बढ़िया है, इनका स्वाद खाए बिना तो रह ही नहीं सकती। तेरे ये लाल बैंगन तो बस दिखावे के हैं, काम के नहीं। सासू माँ, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि लाल बैंगन में मिठास है जो परिवार को जोड़ कर रखता है, और आपके काले बैंगन में जरूर ताकत होगी, पर वो अकेले किसी के काम नहीं आ सकते। अरे बहू, तू मुझे सिखाएगी खेती? मेरी उम्र भर की अकल तुझसे ज्यादा है। गांव भर में लोग मेरे काले बैंगन की कसम खाते हैं। तो ठीक है सासू माँ, कल हम दोनों अलग अलग सब्जी बनाएंगे, फिर गांव वाले बताएंगे कि किसके बैंगन ज्यादा जादुई है। ठीक है बहू, कल का दिन तेरे लिए हार का दिन होगा। रात को दोनों के बैंगन आपस में बातें करने लगे। हम भी इस गांव की ताकत है, जो हमें खा ले उसके भीतर बल आ जाता है। ताकत तो ठीक है, लेकिन बिना मिठास और प्यार के ताकत का क्या मतलब? हम दिलों को जोड़ते हैं। दोनों बैंगन आपस में बहस करते रहे, मगर असली फैसला तो अगले दिन गांव वालों को करना था। अगले दिन सुबह सुबह गांव में ढिंढोरा पिट गया। सुनो सुनो, आज गंगा देवी और उनकी बहू सीता अपने अपने बैंगन की सब्जी बना रही हैं। गांव के चौपाल पर सबको चखने का न्योता है। गांव वाले बहुत उत्साहित थे, हर किसी की जुबान पर यही था, देखते हैं किसके बैंगन में ज्यादा ताकत है, सास के काले या बहू के लाल। चौपाल पर बड़ी बड़ी चौकियां रखी गई। एक तरफ सास गंगा देवी अपने काले बैंगनों के ढेर के साथ बैठी थी, दूसरी ओर सीता अपने लाल बैंगनों को धोकर चमका रही थी। गांव का सरपंच रामलाल भी आ गया। अरे वाह, आज तो बड़ा मजेदार मुकाबला होगा। दोनों टीमें तैयार हो जाओ, हम सब गांव वाले जज बनेंगे। जज तो बनो रामलाल, पर एक बात याद रखना, मेरे बैंगन खाते ही सब मेरी सब्जी के दीवाने हो जाएंगे। सासू माँ, असली दीवानगी स्वाद और अपनापन पैदा करता है, अकड़ नहीं। गंगा देवी ने बड़े जोश से अपनी सब्जी पकानी शुरू की। काले बैंगन जैसे ही कढ़ाई में पड़े, अचानक छटकने लगे और उनके भीतर से धुएं के छल्ले निकलने लगे।
वाह, ये तो अद्भुत है। बैंगन खुद ही मसाले छोड़ रहा है। देखा, यही है मेरे काले बैंगन का जादू। बिना मसाले डाले ही स्वाद घुल जाएगा। इधर बहू सीता के लाल बैंगन कढ़ाई में जाते ही हल्की मीठी सुगंध फैलाने लगे। अरे वाह, कितनी प्यारी खुशबू है, जैसे किसी ने मिठाई पकाई हो। ये खुशबू सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी तृप्त करेगी। दोनों ही सब्जी तैयार हुई और गांव वालों को परोसी गई। सबसे पहले सरपंच ने गंगा देवी की सब्जी खाई। ये तो बड़ा जोश दे रही है, जैसे खून में आग दौड़ रही हो। गांव का पहलवान धनिया बोला, वाह, इस सब्जी ने तो मेरी मांसपेशियां और मजबूत कर दी। लेकिन फिर बच्चों ने खाया और तुरंत मुंह सिकोड़ लिया। हाय राम, कितना तीखा है, जीभ जल रही है मेरी। अरे बच्चों, ताकत चाहिए तो थोड़ा झेलना भी पड़ेगा। अब बारी आई बहू सीता की लाल बैंगन वाली सब्जी की। जैसे ही सबने खाया, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो मीठा मीठा, चटपटा और बहुत हल्का है। अरे बहू रानी, तुम्हारी सब्जी तो पेट में जाते ही मन को सुकून दे रही है। हम तो बस यही खाएंगे। अब चौपाल पर बहस शुरू हो गई। गंगा देवी के काले बैंगन ताकत देते हैं, लेकिन बहुत तेज है। सीता के लाल बैंगन सबको खुश कर देते हैं, इसमें अपनापन है। अरे सिर्फ मिठास से घर नहीं चलता, ताकत भी चाहिए। सासू माँ, ताकत और मिठास दोनों साथ हो तभी जीवन सुंदर बनता है। गांव के सरपंच ने फैसला सुनाया। दोनों की सब्जी में जादू है, पर एक में कमी है। गंगा देवी की सब्जी ताकत देती है पर स्नेह नहीं, और सीता की सब्जी स्नेह देती है पर बल नहीं। असली जीत तो तभी होगी जब दोनों जादुई बैंगन मिलकर पकेंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी एक सब्जी को चुनना हो तो सीता बहू की सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट है। अगले दिन सुबह सुबह गांव में ढिंडोरा पीट गया। सीता के बैंगन की सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट है। गांव वालों के फैसले के बाद गंगा देवी गुस्से में तमतमा उठी। ये सब सरपंच की चाल है। मेरी मेहनत और बैंगन की ताकत को कम करके बहू की मीठी सब्जी को ऊपर दिखा दिया गया है। वहीं सीता चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, सासू माँ, गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर बैंगन की ऐसी सब्जी बनाएं जिसमें ताकत भी हो और मिठास भी। अरे बहू, मैं तेरे साथ पकाऊं? ये कभी नहीं हो सकता। अगर घर में दो रंग के बैंगन साथ रह सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं। सोचिए, अगर हमारी सब्जी गांव में मिसाल बन जाए तो कितना अच्छा होगा। गंगा देवी थोड़ी देर तक चुप रही। उसके चेहरे पर नरमी आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। रात को बगीचे में दोनों बैंगन फिर से बातें करने लगे। हम अलग अलग रहेंगे तो कोई हमें पूरा नहीं मानेगा। ताकत बिना मिठास के अधूरी है, और मिठास बिना ताकत के अधूरी है। हमें मिलकर ही असली जादू दिखाना होगा। जैसे ही दोनों बैंगन चमकने लगे, आसमान से हल्की चांदनी उतरी और उनके चेहरे पर पड़ते ही दोनों का रंग मिलकर बैंगनी सुनहरा हो गया। अगली सुबह सीता ने सास के पास जाकर हाथ जोड़ लिए। सासू माँ, आज हम दोनों मिलकर सब्जी बनाएं। देखिए, बैंगन भी चाहते हैं कि हम एक हो। गंगा देवी ने पहली बार बहू की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में झलक रही नरमी देखकर गंगा देवी का दिल पिघल गया। ठीक है बहू, आज देखते हैं तेरे लाल और मेरे काले बैंगन मिलकर क्या कमाल करते हैं। दोनों ने कढ़ाई चढ़ाई। सबसे पहले गंगा देवी ने काले बैंगन काटे। जैसे ही उन्होंने कढ़ाई में डाले, काले बैंगन से कड़क आवाज आई और उनमें से ताकत की लहर उठी। फिर सीता ने लाल बैंगन डाले। उनके गिरते ही कढ़ाई से मधुर सुगंध और चमक उठी। जैसे ही दोनों बैंगन आपस में मिले, अचानक कढ़ाई से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। गांव वाले दौड़ कर आए और हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। दोनों बैंगन मिलकर तो कोई और ही जादू कर रहे हैं। संयुक्त सब्जी बनकर तैयार हुई। सबसे पहले बच्चों को खिलाई गई। वाह, ये तो मीठी भी है और मजबूत भी। अब तो खेलते खेलते थकान भी नहीं होगी। फिर पहलवान धनिया ने खाया। अरे, इसमें ताकत भी है और पेट में सुकून भी। ये तो गजब का मेल है। अरे बेटा, ये सब्जी तो घर की तरह है, जहाँ सास की शक्ति भी हो और बहू की मिठास भी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। आज से ये सब्जी हमारे गांव की शान होगी और हम इसे कहेंगे सास बहू बैंगन भरता। सब हंस पड़े। गंगा देवी ने पहली बार सबके सामने बहू की तारीफ की थी। बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझती थी कि अकड़ और ताकत से ही सब पर राज किया जा सकता है, पर असली जीत तो प्यार और मिलन से होती है। सीता ने झुककर सास के पैर छुए। सासू माँ, आपका अनुभव और मेरी मेहनत मिलकर ही घर चलता है। अकेले कोई भी अधूरा है। गांव वालों ने तालियां बजाई और सबने मिलकर उस जादुई सब्जी का आनंद लिया।
उस दिन से गंगा देवी और सीता की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोनों साथ मिलकर खेत में बैंगन बोती, सब्जी पकाती और गांव वालों को खिलाती। सास और बहू अगर एक हो तो घर जन्नत बन जाता है। ताकत और मिठास दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। सास का अनुभव और बहू का अपनापन अगर साथ हो तो परिवार कभी नहीं टूटता। जैसे लाल और काले बैंगन मिलकर अद्भुत सब्जी बनाते हैं, वैसे ही रिश्तों में प्यार और अनुशासन का मेल जीवन को जादुई बना देता है। गांव वाले अब रोज ये देखने आने लगे कि बहू के लाल बैंगन और सास के काले बैंगन आखिर कर क्या सकते हैं। कभी किसी के घर में शादी होती तो बहू अपने लाल बैंगन से इतनी मिठाई और पकवान निकाल देती कि पूरा गांव खा ले, तो कभी सास अपने काले बैंगन से सबके खेतों को बारिश और पानी दिला देती। एक दिन गांव के सरपंच रामलाल जी आए और बोले, अरे बहू, बिटिया, अरे भाभी जी, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। क्यों ना हम इस जादू से गांव की गरीबी को दूर करें। हाँ हाँ, मेरे काले बैंगन से बारिश होगी, खेत लहलहाएंगे और सबको अन्न मिलेगा। और मेरे लाल बैंगन से भूखे बच्चों को मिठाई और सब्जी रोटी मिल जाएगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे, लेकिन धीरे धीरे समस्या भी खड़ी होने लगी। कुछ लोग चोरी से बैंगन तोड़ कर ले जाने की कोशिश करने लगे। एक रात धन्ना सेठ और उसका बेटा बबलू चुपके से बहू के लाल बैंगन के पौधे के पास पहुँचे। बाबूजी, अगर ये बैंगन हमारे हाथ लग जाए तो हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, कल से पूरा गांव हमारी मिठाई खाएगा। हम सबसे बड़े बन जाएंगे। जैसे ही उन्होंने पौधे से बैंगन तोड़ना चाहा, बैंगन अचानक लाल बिजली की तरह चमकने लगे। इतनी तेज रोशनी फैली कि दोनों की आंखें चौंधी आ गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो दोनों बाप बेटा खेत में बेहोश पड़े थे। बहू ने हंसते हुए कहा, जो बैंगन दूसरों की भलाई के लिए है, वो चोरी करने वालों के काम नहीं आ सकते। यही तो असली जादू है। हालांकि गांव वाले खुश थे, लेकिन सास का मन अभी भी जलता था। वो सोचती, लोग लाल बैंगन के ज्यादा तारीफ क्यों करते हैं? मेरे काले बैंगन का नाम कोई नहीं लेता। एक दिन उसने गुस्से में बहू से कहा, देख बहू, मैं भी चाहूँ तो अपने काले बैंगन से पूरे गांव में सोने की बारिश करवा दूं। लोग तुझे नहीं, मुझे याद रखेंगे। माँ जी, लेकिन अगर सोना बरस जाएगा तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। फिर खेती कौन करेगा? काम कौन करेगा? सास कुछ देर चुप हो गई। फिर बहू ने सास का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपके काले बैंगन से अन्न उगता है और मेरे लाल बैंगन से खाना बनता है। अगर दोनों मिल जाए तो ही गांव खुश रह सकता है। सास को एहसास हुआ कि बहू सच कह रही है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। गांव वाले दौड़ते हुए सास बहू के घर आए। भाभी जी, बहू, बिटिया, अब तो आपकी मदद से ही गांव बचे। सास बहू ने मिलकर योजना बनाई। पहले सास ने अपने काले बैंगन से आकाश में काले बादल बुलाए। बिजलियां कड़कने लगी, तेज बारिश हुई और सूखी धरती हरी भरी हो गई। फिर बहू ने अपने लाल बैंगन से बच्चों के लिए दूध, खीर और मिठाइयाँ निकाली। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। आज अगर हमारा गांव बचा है तो सिर्फ सास बहू की एकता से। बहू, अब समझ गई हूँ, अकेला काला बैंगन या अकेला लाल बैंगन किसी काम का नहीं। दोनों साथ हो तभी चमत्कार होता है। हाँ माँ जी, जैसे सास और बहू साथ हो तो घर भी जन्नत बन जाता है। उस दिन के बाद गांव में कभी भूख और अकाल नहीं आया। लोग मेहनत करते और जब भी कोई संकट आता, सास बहू अपनी जादुई बैंगनों से सबकी मदद करती।